तो दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा, मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। ये हमारी नेशनल इनकम की थर्ड वीडियो है। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों उसका नाम है एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। तो आज सारे के सारे एग्रीगेट्स खत्म कर देंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्रीगेट जो है हमें आज खत्म करने हैं। तो पहला जो एग्रीगेट है वो है जीडीपी एट एमपी, दूसरा है जीडीपी एट एफसी, तीसरा है जीएनपी एट एमपी, चौथा है जीएनपी एट एफसी, पांचवा है एनडीपी एट एमपी, छठा है एनडीपी एट एफसी, सातवां एनएनपी एट एमपी और आठवां एग्रीगेट है हमारा एनएनपी एट एफसी। तो ये आठों के आठों एग्रीगेट हम आज खत्म कर देंगे और ये भी सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई एक एग्रीगेट दे रखा हो तो दूसरे एग्रीगेट पे पहुंचने के लिए, दूसरे एग्रीगेट की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे दूसरे एग्रीगेट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इन 8 एग्रीगेट्स में नेशनल इनकम क्या है? तो बच्चों नेशनल इनकम है एनएनपी एट एफसी, मतलब एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले नेशनल इनकम निकालना है तो आप क्या निकालोगे? एनएनपी एट एफसी निकालोगे। अच्छा जी, क्या और किसी एग्रीगेट का भी नाम होता है? हाँ जी, एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। तो एनएनपी एट एफसी हो गया हमारा नेशनल इनकम और एनडीपी एट एफसी को क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम। तो क्वेश्चन में अगर इनके नाम से भी दे दिया जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो एनडीपी एट एफसी निकाल देंगे, नेशनल इनकम बोलेगा तो एनएनपी एट एफसी निकाल देंगे। क्या बाकी एग्रीगेट्स के भी कुछ नाम है? बाकी एग्रीगेट्स बच्चों आपको डायरेक्टली पूछेगा। तो बच्चों अब समझते हैं कि एग्रीगेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलते हैं, जो आप देख रहे हैं पहले जो अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट्स में सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं। क्या है बच्चों? या तो जी है या फिर एन है। भाई इसका मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है बच्चों ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब हो गया समूचा, टोटल। और एन का मतलब होता है नेट। नेट का मतलब है जो बची हुई वैल्यू आएगी उसे नेट कहा जाएगा। तो भाई ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हिंदी में कहा जाता है मूल्य ह्रास, मतलब किसी वस्तु की कीमत का कम होना। तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं बच्चों। जैसे कि किसी पर्सन ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा। क्या एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने कोई मशीनरी खरीदी। कितने की खरीदी भाई? 1 लाख रुपए की उसने क्या खरीदी भाई? मशीनरी खरीद ली। अब उसने उसको पूरे साल इस्तेमाल करा, साल के शुरुआत में खरीदी, पूरे साल इस्तेमाल करा और पूरे साल के बाद उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी रह गई बच्चों? 80,000 रह गई। इसका मतलब उस एसेट की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हो गई भाई? इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई बच्चों 20,000। ये जो 20,000 है इसी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन या फिर मूल्य ह्रास। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बता रहा हूं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई डेप्रीसिएशन का मतलब क्या हो गया? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, या समय बीतने के साथ चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं, उसी को डेप्रीसिएशन कहा जाता है। तो कैसे भाई? अगर हमें ग्रॉस दे रखा हो और हमको पहुंचना हो किस पे बच्चों? नेट पे पहुंचना हो, मतलब पहला वर्ड ग्रॉस दे रखा है, जी दे रखा है और आंसर में हमें लाना है एन, मतलब नेट। तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा इसमें से डेप्रीसिएशन को और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। अब आते हैं बच्चों दूसरे लेटर पे। भाई दूसरे लेटर में आप देख रहे हैं 2 लेटर्स हैं, या तो डी है या फिर एन है। यहां पर एन का मतलब नेट नहीं है, जैसे कि जी और एन में पहले अल्फाबेट में एन का मतलब नेट था, लेकिन यहां पर एन का मतलब
नेशनल है और डी का मतलब है डोमेस्टिक। तो दो वर्ड हो गए, डोमेस्टिक और नेशनल। इनके बीच में रिलेशन समझते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है बच्चों? डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस होता है NFIA का। NFIA का मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हिंदी में कहते हैं इसको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। भाई जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये कैसे निकलता है भाई? इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। उसमें समझाऊंगा मैं कि NFIA क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेरी, वो NFIA के ऊपर आएगी। कभी भी आप लोग NFIA में गलती नहीं करेंगे। फिलहाल NFIA समझ लेते हैं शॉर्ट में। NFIA होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हर एक चीज को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं विद रीजन कॉन्सेप्ट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो NFIA की होने वाली है। बहुत छोटी वीडियो होगी, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों को क्लियर होने वाला है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होगा कि वो पैसा जो हमें विदेशों से प्राप्त हुआ, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा वो पैसा जो हमारे यहां से विदेशों को दिया गया। इसके नेट डिफरेंस को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस होता है। मतलब अगर हमको डोमेस्टिक यानी कि डी से पहुंचना हो नेशनल यानी कि एन पे, तो प्लस करना होगा हमको NFIA। तो ये हो गया हमारा सेकेंड अल्फाबेट। अब आते हैं तीसरे अल्फाबेट पे। तो जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है MP या फिर FC। देखोगे आप सारे एग्रीगेट्स में या तो MP दे रखा है या फिर FC दे रखा है। अच्छा, इसके पहले P मेंशन है, सब में सेम है। तो P का मतलब है प्रोडक्ट। मतलब नेशनल इनकम अगर हम निकाल रहे हैं तो बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स की, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वो सबके लिए सेम है। इस नेशनल इनकम को किस पे निकाला जा रहा है वो मेंशन करता है MP या फिर FC। MP का मतलब हो गया बच्चों मार्केट प्राइस, मतलब बाजार की कीमतों पर। FC का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया साधन की लागत। साधन वो जो मैंने आपको इनिशियल वीडियो में समझाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा, वो है हमारे साधन। तो उनकी कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो भाई मार्केट प्राइस का मतलब हो गया वो प्राइस जो मार्केट में किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। भाई कंज्यूमर जिस प्राइस पे खरीदेंगे उसे बोला जाएगा मार्केट प्राइस। दूसरा हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है। तो इट इज द टोटल ऑफ कॉस्ट, जो भी खर्चा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, उन सबको जोड़ देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो भाई कॉस्ट और मार्केट में जो चीज बिक रही है इसके बीच में किस चीज का फर्क हो गया? तो यहां डिफरेंस हो गया बच्चों NIT का। इसको समझते हैं। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो बच्चों यहां पर भी नेट वर्ड यूज हुआ है। नेट का मतलब दो एग्रीगेट्स इसके अंदर हैं। कौन कौन से दो एग्रीगेट्स हैं? जहां भी नेट आ जाएगा मतलब उसमें एक से ज्यादा एग्रीगेट्स होंगे। उनको टोटल या माइनस करने के बाद ही हमारा ये निकल के आएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के
दो पार्ट होते हैं। क्या? एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आईटी, और दूसरा हो गया सब्सिडीज। इसको समझते हैं भाई कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया वो टैक्स जो प्रोड्यूसर्स चार्ज करते हैं कंज्यूमर से और वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज का मतलब हो गया ऐसी डिस्काउंट्स कह सकते हो, छूट कह सकते हो, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करती है किसी कमोडिटी को बनाने में, जो लोगों के वेलफेयर वगैरह के लिए काम करे, उसे कहते हैं हम सब्सिडीज। तो जो प्रोड्यूसर को पे करना पड़ा और जो प्रोड्यूसर को छूट मिली, उसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में जुड़ा हुआ होता है और फैक्टर कॉस्ट में ये एडअप नहीं होता है। तो अगर हमको मार्केट प्राइस से पहुंचना हो फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करना होगा? हमें माइनस कर देना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाएगा, आ जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आइए अब एक कंबाइंड एनालिसिस करते हैं सारे के सारे लेटर्स का कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा। तो बच्चों, जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से नेट पे अगर हमको जाना है तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में डेप लिख दिया मैंने। दूसरे एग्रीगेट में क्या क्या नाम थे बच्चों? नेशनल और डोमेस्टिक। तो अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होगा तो करना होगा माइनस NFIA। और तीसरा प्रोडक्ट जिसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, MP से FC। अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो हमको करना होगा माइनस NIT में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और NFIA में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये एवरीवेट्स को करके हम दूसरे एग्रीगेट पे पहुंच सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। भाई जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों, इन 8 एग्रीगेट्स में से हमें कोई भी एग्रीगेट दे रखा हो और ये 3 इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम दूसरे किसी भी एग्रीगेट पे सेकंडों में पहुंच सकते हैं। देखिए विद इन अ सेकंड कैसे पहुंच जाता है एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में। इस क्वेश्चन में GNP दे रखा है हमको, मार्केट प्राइस पे 10,000, डेप्रिसिएशन NFIA और NIT। सबसे पहले इसने हमसे पूछा कि NDP@FC निकालिए। चलिए जी शुरू करते हैं। GNP कितना दे रखा है? 10,000। हमारा जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो आना चाहिए NDPFC। देखते हैं भाई कैसे निकलता है। सबसे पहला काम ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या कर दिया? माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस हो गया 200। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करना होता है NFIA, तो भाई हमने माइनस कर दिया 50। तीसरा एग्रीगेट MP से FC पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है NIT। NIT दे रखा है हमको 100, तो माइनस कर दिया। क्या आंसर आ गया भाई हमारा? 10,000 में से 350 अगर माइनस हो गया तो 9,650 करोड़। कितना आसान है, GNP@MP से NDP@FC निकल के आ गया। अब देखते हैं दूसरा वाला कैसे निकलेगा। भाई B पॉइंट में इसने पूछा है हमसे NDP@MP निकालो, तो हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों NDP@MP। भाई NDP@MP निकालने के लिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए फिर वही काम, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कितना कर दिया भाई? 200 रुपए का। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस कर दिया NFIA।
कितना बच्चों, माइनस का 50। अरे तीसरा वाला तो सेम दे रखा है, एमपी और एमपी, इसका मतलब यहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1000 में से 250 माइनस, तो 9750 करोड़। कितना आसान है। अब आते हैं तीसरे वाले पे। इसमें हमसे इसने पूछा है एनएनपी एट एमपी। आइए जरा, एनएनपी एमपी कितना है भाई। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीशिएशन। बाकी एग्रीगेट सेम दिख रहे हैं, एन से एन पे कुछ नहीं करना, एमपी और एमपी कुछ नहीं करना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 9800 करोड़। तो इससे पता लग गया कि ये इंफॉर्मेशंस देने के बाद हम किसी भी एग्रीगेट पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग कर सकते हो इन एग्रीगेट्स को निकालने के। अब लेकिन बच्चों जो NFIA है ये आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, और इस NFIA के टॉपिक पे बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव और रीजंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं NFIA पे। तो NFIA आपके मार्क्स ना काट ले, इसके लिए अगली NFIA की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वेट करिए, अगली वीडियो आने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिर्फ 10 दिनों में हमारे 250 से सब्सक्राइबर ऊपर हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से। तो दोस्तों ये प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। जितना आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा और हम आपके लिए और इनोवेटिव और क्रिएटिव वीडियोस लाते रहेंगे।